रिलेटिव प्राइम, को प्राइम एंड ट्विन प्राइम, दीज आर द पॉइंट्स, और हम इनको अच्छे से आज कवर करते हैं। इन पर जो भी डाउट्स मन में है उसको दूर करते हैं। आई होप आपके सेशन, जब आप इस सेशन को आज कंप्लीट करो तो इसके बाद इस पर आपकी डाउट दूर हो जाए। और क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम्स में आपको कनेक्ट करता दिखता है, इसलिए इसको बहुत ही क्लियर बताना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप सभी लोग बस केवल मन लगाकर एकदम धैर्य से अच्छे से पूरा इसको कवर कर लें, सुन लें, समझ लें इसके बारे में। मैं यहाँ पर सबसे पहले नंबर्स का एक पेयर बनाऊंगा। क्या बनाऊंगा? पेयर। पेयर मतलब क्या होता है? जोड़ा। और उन जोड़ों को मैं डिफाइन करूंगा। मुझे कुछ नंबर्स के पेयर दिए जाएंगे, जोड़े दिए जाएंगे, मुझसे पहचान करने को कहा जाएगा कि इनमें कौन सा पेयर, ध्यान से देखिएगा, को प्राइम है, कौन सा पेयर ट्विन प्राइम है, और कौन सा पेयर जो है ये ट्विन, कौन सा पेयर को प्राइम है, कौन सा पेयर रिलेटिव प्राइम है, और कौन सा पेयर जो है आपका ट्विन प्राइम है। ये हम लोगों से पूछा जाएगा, ठीक है। या हम लोगों से कोई परिभाषा दे करके कंफर्म करने की बात की जाएगी, इनके रिलेशंस की बात की जाएगी, इनके जो इंटरपर्सनल रिलेशंस होते हैं उनकी बात की जाएगी। मतलब कुल मिला के इनका कॉन्फिडेंस होना, इनका जो है इनके बारे में जान लेना हमको बहुत ही जरूरी है। तो आइए सब लोग सबसे पहले हेडिंग करते हैं क्या? को प्राइम नंबर, ठीक है। रिलेटिव प्राइम और को प्राइम को थोड़ा सा हम लोग एक साथ कनेक्ट करेंगे तो अभी समझ में आएगा। रिलेटिव प्राइम एंड को प्राइम, पहली चीज तो जान लीजिए, दोनों अलग नहीं हैं, दोनों एक ही हैं। चाहे रिलेटिव प्राइम बोलिए चाहे को प्राइम बोलिए। हिंदी में इसको हम लोग कहते हैं क्या? हिंदी में कहेंगे सापेक्षित अभाज्य। इसको हम लोग कहते हैं सापेक्षित अभाज्य, हाँ, सापेक्षित अभाज्य। और दूसरे को हम लोग हिंदी में क्या कह रहे हैं? सह अभाज्य। अब आपको लगेगा कि दो अलग अलग चीजें हैं कि एक चीज है, इसको कैसे हम एक साथ कनेक्ट करते हैं? तो पहली बात मैं आपको बता दूं कि अगर हमारे पास संख्याओं का एक जोड़ा है, संख्याओं का एक जोड़ा है, और वह संख्याओं का जोड़ा यदि अपने सरलतम रूप में है, अगर उसको हम भिन्न की तरह सोचे तो वह अपने क्या हो? सरलतम रूप में है। सरलतम रूप का मतलब होता है कि उनका जो उभयनिष्ठ गुणनखंड हो, उभयनिष्ठ गुणनखंड हो, वो क्या हो पता है? उभयनिष्ठ गुणनखंड एक हो। तो ऐसे जोड़े को हम लोग क्या कहते हैं? उसी को हम को प्राइम कहते हैं, उसी को हम लोग रिलेटिव प्राइम भी कहते हैं। दोनों का अर्थ एक ही है। उसी को हम को प्राइम कहेंगे, उसी को हम रिलेटिव प्राइम कहेंगे, मतलब कुछ अलग नहीं है दोनों। आप चाहे किसी एक पेयर को, बस पेयर उस कंडीशन को फॉलो करे कि अगर हम उसको ए और बी के रूप में लिखें, अर्थात दो नंबर हैं, तो अपने सरलतम रूप में हो और साथ साथ उनका उभयनिष्ठ गुणनखंड एक हो। उभयनिष्ठ गुणनखंड एक होने का मतलब एक तरह से अगर एक शब्द और हम डिफाइन करें तो हम कह सकते हैं कि उनका एचसीएफ एक हो। एचसीएफ कितना हो? एक हो। अब एचसीएफ एक होना मतलब उभयनिष्ठ गुणनखंड एक होना या सरलतम रूप में होना, इसके लिए थोड़ा सा आप समझिए। जैसे इसका अर्थ, पहले एक चीज और क्लियर कर लेना जरूरी है कि यहां पर हम संख्याओं के परस्पर रिलेशन की बात करते हैं, संख्याओं की इंडिविजुअल आइडेंटिटी की बात नहीं करते हैं। जैसे इंडिविजुअल आइडेंटिटी में लोगों के दिमाग में चलता है कि नंबर्स प्राइम होने चाहिए, नंबर्स प्राइम हो या ना हो ये अलग बात होती है। यहां पर नंबर परस्पर प्राइम है कि नहीं है। जैसे प्राइम को एक हिंदी अर्थ दिया जाता है रूढ़। रूढ़ का मतलब दोनों एक दूसरे से विभाज्य ना हो, या कोई कॉमन संख्या, भाई वो आपस में एक दूसरे के साथ रूढ़ हों, आपस में एक दूसरे के साथ ना कटने की स्थिति में हों, आपस में एकदम लड़े हुए हों, लेकिन बाहर का कोई नंबर आकर के एक के अलावा उनको दोनों को डिवाइड ना कर सके, कोई कॉमन नंबर उनको आकर काट ना सके, ऐसे दो नंबर को ही हम रिलेटिव प्राइम, को प्राइम, जो भी आप इसको बोलिए, एक ही शब्द के माध्यम से हम दोनों को प्रेजेंट कर देते हैं। सबसे पहले जानिए कि सरलतम रूप किसे कहते हैं। जैसे कोई भी भिन्न है, मान लीजिए मैंने लिखा 10/25, एक भिन्न लिखा, आप जानते हैं क्या यह भिन्न सरलतम रूप में है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि एक कॉमन संख्या 5 दूना 10, 5 पचे 25, इसको काट देगी, अब यह अपने सरलतम रूप में है। मैंने लिखा 12/27, क्या है? सरलतम रूप में है? नहीं है, क्योंकि एक कॉमन संख्या 3 दोनों को काट देगी, 3 चौके 12, 3 9 27, अब ये अपने सरलतम रूप में है। जब संख्या ऐसी स्थिति में आ जाए कि एक के अलावा कोई कॉमन संख्या उनको डिवाइड ना कर सके, तब वह अपने सरलतम रूप में होती हैं। तब ऐसी संख्याओं का एचसीएफ क्या होता है? एक होता है। ऐसी संख्याओं का एचसीएफ एक होता है। कॉमन फैक्टर सभी संख्याओं का एक होता है। अब आप देखो, जैसे मान लीजिए मैं कुछ नंबर्स लिख कर दे रहा हूं, आप देखो, अगर जैसे मान लीजिए मैंने लिखा 9/15, 9 बटे मान लीजिए मैंने लिखा यहां पर 25, 9/15,
चलिए 13 लिखा। अब आपको लगा ये 9 तो 3 से कट जाएगा, 9 3 से भले कट जाएगा लेकिन 13 3 से नहीं कटेगा। मान लीजिए मैंने लिखा 9/25, तो 9/25 में 9 3 से कट जाएगा, 25 5 से कट जाएगा, लेकिन कोई ऐसी कॉमन संख्या नहीं जो दोनों को काट सके। तो ये अपने सरलतम रूप में नहीं है, ये अपने सरलतम रूप में नहीं थी। अब सोचिए ये अपने सरलतम रूप में है, अगर इसकी बात करिए तो यह भी अपने सरलतम रूप में है, ये भी अपने सरलतम रूप में है, क्योंकि कॉमन संख्या दोनों को काट नहीं सकती है। जब जब किसी संख्या के पेयर को कोई कॉमन संख्या काट दे तो अपने सरलतम रूप में नहीं है, और जब कोई कॉमन संख्या उनको काट ना पाए, जैसे 9/13 लिख दिया, 9/25 लिख दिया, 3/5 लिख दिया। अब ये संख्या चाहे जैसी भी हो, जैसे इसमें आपको लग रहा होगा कि तो कट जाएगा 9 3 से, 25 5 से कट जाएगा, लेकिन कोई कॉमन संख्या क्या सभी को काट पा रही? नहीं। ये नंबर जैसे हम लिखते चले जा रहे हैं, ये सारे के सारे नंबर ऐसे हैं जो अपने सरलतम रूप में हैं। हमें यहाँ पर संख्याओं के इसी नेचर को समझना है, संख्याओं के इसी नेचर को समझना है कि संख्या अपने सरलतम रूप में हो, संख्या को कोई कॉमन संख्या ना करके डिवाइड कर सके। इस बात को दिमाग में रखिएगा, ठीक है। चलिए अब आपको अगर परिभाषा में लिखवा करके दूं यहां पर इसके बारे में, तो आप लोग सब लोग नोट करिएगा मैं किसकी परिभाषा दे रहा हूं, को प्राइम या रिलेटिव प्राइम की, को प्राइम या रिलेटिव प्राइम की। जिसे आप हिंदी में क्या कहेंगे, सह अभाज्य, सह अभाज्य, या हम इसको क्या कह सकते हैं, सापेक्षित अभाज्य। बात एक ही है, दोनों का अर्थ एक ही है, चाहे सह अभाज्य बोलिए चाहे इसको क्या बोलिए, सापेक्षित अभाज्य बोलिए, समझिएगा, ठीक है। सह अभाज्य या सापेक्षित अभाज्य इसको बोलिए। देखिए कैसे कह सकते हैं, हमने कहा संख्याओं का वह पेयर जोड़ा, संख्याओं का वह जोड़ा जो अपने सरलतम रूप में हो, जो अपने सरलतम रूप में हो, संख्याओं का वह पेयर, वह जोड़ा जो अपने सरलतम रूप में हो, जिनका उभयनिष्ठ गुणनखंड, कॉमन फैक्टर जिसको हम लोग कहते हैं, उभयनिष्ठ गुणनखंड, जिसे कॉमन फैक्टर आप लोग कहेंगे, कॉमन फैक्टर एक हो, क्या हो, एक हो, सह अभाज्य या सापेक्षित अभाज्य कहलाता है। सह अभाज्य या सापेक्षित अभाज्य कहलाता है, ठीक है। ये आपको दिमाग में रखना है, सह अभाज्य या सापेक्षित अभाज्य कहलाता है। ये इसकी परिभाषा है, इसको आप लोग को नोट करना है, ध्यान से नोट कर लीजिए। मैंने कहा संख्याओं का वह जोड़ा जो अपने सरलतम रूप में हो, जिनका उभयनिष्ठ गुणनखंड मतलब कॉमन फैक्टर हमेशा एक हो, वह सह अभाज्य या सापेक्षित अभाज्य कहलाता है। इसको मतलब ऐसे पेयर्स हो जिनको कोई अनदर नंबर, एक ही नंबर आकर डिवाइड ना कर सके। अगर वो डिवाइड हो किसी कॉमन से तो केवल एक से हो, किसी अन्य संख्या से ना हो। अब एक प्रश्न आपके मन में आता होगा कि वह संख्याएं क्या हों। ऐसा जरूरी नहीं कि वह संख्याएं हमेशा अभाज्य हों। आपके मन में जरूर प्रश्न आता है, क्योंकि शब्द देखिए दोनों के साथ अभाज्य लिखा है, तो आपको ये लगता होगा कि यहाँ पर ये दोनों संख्याएं अभाज्य हैं। ऐसी कोई बात नहीं, दोनों संख्याएं अभाज्य हों, दोनों संख्याएं भाज्य हों, एक अभाज्य हो एक भाज्य हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क यही पड़ना चाहिए कि दोनों संख्याओं का कॉमन फैक्टर हमेशा एक हो, एक के अलावा अन्य कोई संख्या उनको डिवाइड ना कर सके। अब इसमें तो ये तो पक्का है, अगर दोनों संख्याएं अभाज्य होंगी, दोनों संख्याएं प्राइम होगी, तो जाहिर सी बात है कि एक के अलावा उनको कोई काट नहीं सकेगा। समस्या तो तब होता है जब कोई एक अभाज्य एक भाज्य हो। देखिए सबके मन में लगभग ये डाउट बनता है कि संख्याएं सर अगर भाज्य है तो कैसे सह अभाज्य है, संख्याएं सर अगर भाज्य हैं तो कैसे सापेक्षित अभाज्य हैं। मेरा यह कहना है कि संख्या आप खुद की उसकी आइडेंटिटी क्या है, अलग बात होती है। नंबर खुद अपने आप में भाज्य है अभाज्य है सम है विषम है, दिस डिफरेंट थिंग, बट वह परस्पर दूसरे के साथ क्या है, उसका रिलेशन दूसरे के साथ क्या है, ये ध्यान देने की जरूरत होती है। यहाँ पर्सनल आइडेंटिटी की बात नहीं होती है कि हम एक सम संख्या है तो हम किसी के साथ सापेक्षित नहीं हो सकते हैं, हम किसी के साथ सह अभाज्य नहीं हो, बिल्कुल हो सकते हैं। हमारी व्यक्तिगत आइडेंटिटी है कि हम सम संख्या है, लेकिन अगले संख्या के साथ हमारा ऐसा रिलेशन है कि हम दोनों को कोई कॉमन संख्या नहीं काट पाएगी, तो हम लोग कहेंगे कि हम लोग क्या हैं, सह अभाज्य हैं। दूसरी बात कि सह अभाज्य सापेक्षित अभाज्य एक ही होते हैं, अलग अलग नहीं होते हैं, तो इसलिए इनको बिल्कुल अलग मत सोचिएगा कि सापेक्षित सह अलग है। सापेक्षित मतलब परस्पर, रिलेटिव,
अपेक्षित मतलब एक दूसरे के साथ आप कह सकते हो, दो नंबर एक दूसरे के साथ एक ऐसे संबंध में है कि कोई कॉमन नंबर दोनों आके ना काट सके, दोनों को ना काट सके। अब उसी को सह बोल दीजिए, उसी को सापेक्षित बोल दीजिए, दोनों का सेंस ही दोनों के रिलेशन को डिफाइन करना है, इसलिए इनको हम अलग नहीं ट्रीट करते, एक जैसा ही ट्रीट करते हैं। अब आपको मैं कुछ एग्जाम्पल दिखाऊंगा जो आपके मन के डाउट्स हैं वो आपके दूर हो जाए। जैसे डाउट एग्जाम्पल देखिए कुछ ऐसे समझिएगा। सबसे पहले तो हमें कहीं डाउट नहीं अगर दोनों संख्याएं अभाज्य हो। जैसे मान लीजिए मैंने 2 और 3 लिखा, देखिए दोनों प्राइम है कि नहीं, 2 भी प्राइम है 3 भी प्राइम है। मैंने 3 और 5 लिखा, ये भी कोई दिक्कत नहीं है। मैंने 3 और 7 लिखा, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। मैंने 7 और 13 लिखा, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। मैंने 13 और 19 लिखा, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। मैंने 19 और या मैंने 13 और 17 लिखा, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे आप लिखते चले जाइए। आपने देखा कि जब दोनों संख्याएं अभाज्य थी तो पक्का क्या होंगी, सहअभाज्य होगी। तो यहां पर हम चाहे तो एक पॉइंट लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, यदि दोनों संख्याएं, यदि आप लोग लिखते चलिएगा, दोनों संख्याएं अभाज्य हैं, दोनों संख्याएं क्या हैं, अभाज्य हैं, तो वे क्या होंगी पता है, वे हमेशा सहअभाज्य होंगी। वे हमेशा क्या होंगी, सहअभाज्य होंगी। वे हमेशा सहअभाज्य होंगी। यदि दोनों संख्याएं अभाज्य हैं तो वे हमेशा सहअभाज्य होंगी, सहअभाज्य होंगी। ध्यान से मेरी बात को समझिएगा। अगर दोनों दी गई संख्याएं अभाज्य नंबर हैं, मतलब प्राइम नंबर हैं, तो किसी हालत में कोई बिना डाउट के आप कह सकते हैं कि दोनों क्या हैं, सहअभाज्य हैं। अब दूसरी स्थिति हम लेने चल रहे हैं, उसको ध्यान से देखिएगा। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा 1 को 5 के साथ, 1 को 5 के साथ, 1 को मैंने लिखा 3 के साथ, 1 को लिखा मैंने 4 के साथ, 1 को लिखा मैंने 9 के साथ, 1 को लिखा मैंने 12 के साथ, 1 को लिखा मैंने 13 के साथ। अब आप सोचिए, एक जो है, पहली बात, एक ना तो भाज्य है ना अभाज्य है, एक ना तो प्राइम है ना कंपोजिट है, आप सबको पता है। 5 एक अभाज्य संख्या है, लेकिन 1 और 5 का कॉमन फैक्टर 1 होगा, तो दोनों क्या है पता है, को प्राइम है। दोनों क्या है, को प्राइम है। ये सारे के सारे को प्राइम है। देखिए आपने नोटिस किया होगा, एक चाहे किसी भाज्य के साथ, अभाज्य के साथ लिखे, चाहे किसी भाज्य के साथ लिखे, एक किसी के साथ अगर जोड़ा बनाएगा तो सहअभाज्य जरूर बना देगा। ध्यान से मैंने लिखा, देखिए यहां पर मैं पॉइंट कर दे रहा हूं कि यहां पर इसको भी समझिएगा सब लोग, आप लोग। हमने कहा एक के साथ किसी भी भाज्य या अभाज्य संख्या का पेयर मतलब जोड़ा, पेयर मतलब जोड़ा हमेशा सहअभाज्य होगा, सहअभाज्य होगा। इसको ध्यान दीजिएगा, मैंने क्या लिखवाया, एक के साथ, अगर एक को हम किसी के साथ लगा दें, चाहे वो भाज्य हो चाहे अभाज्य हो, वह जो पेयर बनकर आएगा इन नेचर हमेशा क्या रहेगा पता है, वह सहअभाज्य रहेगा। एक के साथ आप किसी को सेट कर दीजिए, वह सहअभाज्य जरूर बना देगा। देखो एक वाला कॉन्सेप्ट क्लियर है, और दोनों अगर अभाज्य थे तो उसका भी कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब तीसरे पर हम आगे बढ़ते हैं। तीसरा देखिए क्या होगा। अब मैंने देखिए ऐसे लिखा, जैसे हमने लिखा 4 और 3, 4 और 3 लिखा, हमने लिखा 5 और 12, 5 और 12, हमने लिखा 6 और 17, 6 और 17, हमने लिखा 4 और 19। आपने नोटिस किया होगा एक संख्या भाज्य थी, दूसरी संख्या अभाज्य थी, लेकिन हर संख्या का कॉमन फैक्टर क्या था, 1 था। क्या कोई कॉमन संख्या आगे दोनों को डिवाइड कर पाएगी, नहीं। हमने कहा, नोट कर लीजिएगा, एक भाज्य तथा अभाज्य संख्याओं का जोड़ा मतलब पेयर भी, जोड़ा भी हमेशा सहअभाज्य होगा। क्या होगा, सहअभाज्य होगा। हाँ, एक भाज्य तथा अभाज्य संख्याओं का जोड़ा भी हमेशा सहअभाज्य होगा। अगर हमने एक भाज्य संख्या लिया, एक अभाज्य संख्या लिया, दोनों को एक पेयर में सेट किया, तब भी क्या होगा बताइए, सहअभाज्य ही होगा, को प्राइम ही होगा। एक भाज्य है दूसरा अभाज्य, बस रीजन ये हो कि दोनों का जो कॉमन फैक्टर हो 1 हो, 1 के अलावा अन्य कोई नंबर कॉमन फैक्टर ना हो, बस इतनी सी बात को ध्यान में रखना है। हम लोग यही सोचते हैं, अरे ये तो एक भाज्य हो गया है, कैसे अब ये सहअभाज्य होगा, उससे मतलब नहीं है, दोनों परस्पर कैसे रिलेटेड
रिलेटेड हैं। क्या कोई कॉमन संख्या दोनों काट सकती है? नहीं। कौन काट सकता है? केवल एक। भले ही मैंने फिर से कहा कि हम पर्सनल आइडेंटिटी में क्या है अलग बात हो गई, हम उसके साथ क्या है ये हमको ध्यान देना पड़ता है। इसी बात को आप क्लियर करिए। अब इसमें तो सबसे ज्यादा डाउट तब आएगा जब देखिए ऐसे हो जाए। देखिए यहां पर हमने लिखा 9, यहां पर लिखा 25, यहां मैंने लिखा 4 और यहां पर लिख दिया मैंने जो है 4 लिखा और यहां पर मैंने लिख दिया 25। ठीक है, 25 लिख दिया। मैंने यहां पर लिखा 27 और यहां पर मैंने लिख दिया यहां पर 5। 27 लिख दिया या 5, हाँ 5 ना लिख करके चलिए हमने लिख दिया यहां पर सपोज करिए 20। 27 लिख दिया, 20 लिख दिया। मैंने यहां पर लिख दिया सपोज करिए 15 और यहां पर मैंने लिख दिया 15 लिख दिया, यहां पर मैंने लिख दिया सपोज करिए 49। अब सोचिए आपके मन में आ रहा होगा ये तो दोनों भाज्य हैं भाई, 9 भी भाज्य है, 25 भी भाज्य है, 4 भी भाज्य है, 25 भी भाज्य है, 27 भी भाज्य है, 25 भी भाज्य, 20 भी भाज्य है। ऐसा नहीं कि दोनों भाज्य होंगे तो सहभाज्य नहीं होगा। मैं यहां पर ये लिख सकता हूं, क्या देखिएगा, दो सह अभाज्य संख्याएं भी दो भाज्य संख्याएं भी सहभाज्य हो सकती हैं। यहां पर लिख सकता हूं दो भाज्य संख्याएं भी सह अभाज्य संख्या हो सकती हैं। इसको भी पॉइंट करिएगा आप लोग। अगर दो भाज्य हैं तो जरूरी नहीं कि वो सहभाज्य नहीं हो सकती हैं, वो भी सहभाज्य हो सकती हैं। दो भाज्य संख्याएं भी सहअभाज्य संख्या हो सकती हैं, जैसा कि मैंने यहां पर बताया। तो डाउट दिमाग से निकाल दीजिएगा कि संख्याएं क्या हैं। हमको ये प्रेजेंट करना है संख्याओं का नेचर परस्पर क्या है, दोनों के रिलेशंस परस्पर क्या है। संख्या पर्सनल चाहे जो हो, सम हो विषम हो कैसी हो, लेकिन अगर जिसके साथ वह जोड़ा बना रही है उसके साथ उसका रिलेशन ये हो कि वह सहभाज्य वो प्राइम का कॉन्सेप्ट हो, रूढ़ का कॉन्सेप्ट हो, ना कटने का कॉन्सेप्ट हो, अर्थात उनके बीच उभयनिष्ठ गुणनखंड एक के अलावा कुछ ना हो, तो ऐसी संख्याएं आपकी सहभाज्य कहलाती हैं। और वही सहभाज्य को हम सापेक्षित अभाज्य भी कहते हैं, मतलब रिलेटिव प्राइम भी कहते हैं। इतनी बातें आपको क्लियर करनी है, आई होप समझ में आया होगा। अब दूसरा देखिएगा, इसी में आपको एक दूसरी डिफिनेशन लिखनी जिसको कहेंगे ट्विन प्राइम। क्या कहेंगे? ट्विन प्राइम। ट्विन प्राइम को हम लोग कहते हैं जुड़वा अभाज्य। जुड़वा अभाज्य, जुड़वा अभाज्य देखिए क्या होता है, ठीक है, नोट करिए डिफिनेशन में। हमने लिखा दो अभाज्य संख्याओं का जोड़ा, दो अभाज्य संख्याओं का जोड़ा जिनका अंतर हमेशा दो का हो। दो अभाज्य संख्याओं का जोड़ा जिनका अंतर हमेशा दो का हो, जुड़वा अभाज्य संख्या कहलाती हैं। जुड़वा अभाज्य संख्या कहलाती हैं, ठीक है, जुड़वा अभाज्य संख्या कहलाती हैं। इसको पॉइंट करिए अपनी कॉपी में। इसमें जो शब्द लिखवाए गए उन शब्दों का मतलब समझिएगा। पहली चीज तो दो संख्याएं जो दी हैं नॉर्मल संख्या ना हो, दोनों अभाज्य हो, मतलब जनरल संख्याओं की बात वो नहीं कर रहा है, वो कह रहा है कि हम दो अभाज्य संख्याएं ही कंसीडर करेंगे। दो अभाज्य संख्याएं जिनका जो अंतर हो हमेशा दो का हो, उनके बीच का डिफरेंस हमेशा दो का हो। और वैसे भी आपको याद होगा जब मैंने अभाज्य पढ़ाया था तो अभाज्य हमेशा दो के पेयर पर ही काम करता है, दो के डिफरेंस पर ही काम करता है। क्यों? क्योंकि मैंने कहा था कि 6 का पहाड़ा पढ़ लीजिए। जैसे अभाज्य को डिफाइन कैसे किया था, 6 पढ़िए, 12 पढ़िए, 18 पढ़िए, 24 पढ़िए, ऐसे तो बढ़ाया था। मैंने कहा या तो एक कम या तो एक ज्यादा, एक कम एक ज्यादा, एक कम एक ज्यादा, एक कम एक ज्यादा। अगर कुछ नंबर छोड़ दिए जाएं तो मैक्सिमम अभाज्य के बीच जुड़वा अभाज्य का तो कॉन्सेप्ट बनता ही बनता है। भाई हम 24 के पहले इधर 23 है, इधर 25, इसको अगर हम ड्रॉप कर दें तो बाकी लीजिए 6 के इधर 5 उधर 7, जुड़वा बना, 2 का अंतर, 12 के इधर 11, 12 के उधर 13, 11 13 जुड़वा बना, इसके इधर 17 उधर 19 जुड़वा बना। तो जुड़वा तो मैक्सिमम बनते ही बनते हैं, कुछ ही को छोड़ दिया जाए तो मैक्सिमम जुड़वा का कॉन्सेप्ट बनता है। अब आप सोचिए यहां पर, लेकिन इस बात का भी ख्याल रखना जरूरी है कि संख्याएं दोनों अभाज्य हो। जैसे 3 और 5 दोनों अभाज्य हैं, दोनों के बीच का अंतर 2 है। 5 और 7 दोनों अभाज्य हैं, दोनों के बीच का अंतर 2 का है। 11 13 दोनों अभाज्य हैं, दोनों के बीच का अंतर 2 का है। 17 19 दोनों अभाज्य हैं, दोनों के बीच का अंतर 2 का है। 29 31 दोनों अभाज्य हैं, दोनों के बीच का अंतर 2 का है। 41 43 दोनों अभाज्य हैं, दोनों के बीच का अंतर 2 का है। इस तरह से जो पेयर बनते हैं जो अभाज्य भी होते हैं और दोनों के बीच का डिफरेंस 2 का होता है, दे आर कॉल्ड द ट्विन प्राइम नंबर। इनको ही हम लोग जुड़वा अभाज्य संख्या कहते हैं। आप इसको दिमाग में रखिएगा।
इतनी बातें कंफर्म हो गई। अब इनके भी अपने कुछ रिलेशंस होते हैं जो भी आपसे करीब परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। इन सब बातों को खूब क्लियरली लिखिए, समझिए, अपनी कॉपी में लगाइए, उसको अंडरलाइन करिए, समझिए, तो अभी तभी क्लियर होगा ये सब कुछ। चलिए मैं कुछ बातें आपको बताता हूं। जैसे मैंने कहा 2 नंबर को, किसको, को प्राइम को, को प्राइम, इसी को आप लोग क्या कह सकते हैं, इसी को आप को प्राइम कहिए। और दीज नंबर्स आर आल्सो कॉल्ड द को प्राइम, दे आर आल्सो को प्राइम, दे आर आल्सो रिलेटिवली प्राइम, मतलब वही आपके को प्राइम है, वही आपके रिलेटिवली प्राइम है, मतलब दे आर नॉट अ डिफरेंट नंबर, वही सेम नंबर है, बट इनका रिलेशंस डिफाइंड किया जाता है दूसरे नेचर के साथ, जैसे ट्विन प्राइम के साथ भी डिफाइन किया जाता है। थोड़ा समझिए कॉन्सेप्ट क्या है। मैंने कहा, ध्यान देखिएगा, को प्राइम एंड दिस इज व्हाट, दैट इज को प्राइम एंड रिलेटिव प्राइम। मतलब अगर हम थोड़ा समझें कि को प्राइम क्या है और रिलेटिव प्राइम क्या है, इनको हमने समझा ही, इनके नेचर को जाना। दूसरा, हम जो रिलेशन समझना चाहते हैं किसके साथ पता है, ट्विन प्राइम के साथ, ट्विन प्राइम के साथ। सोचिए, हम अगर किसी नंबर को जैसे ट्विन प्राइम लिख रहे हैं, मतलब हिंदी में भी समझ जाइएगा, इसको आप सहअभाज्य कहते हैं, सहअभाज्य या सापेक्षित अभाज्य, बात दोनों की एक ही होती है, इसको अलग मत सोचिएगा, ठीक है। सहअभाज्य बोलिए, सापेक्षित अभाज्य बोलिए, इसको आप जुड़वा अभाज्य बोलिए, जुड़वा अभाज्य बोलिए, ठीक। थोड़ा समझिएगा, जैसे मान लीजिए मैंने एक पेयर लिया 11 और 13, बोलिए आप इसको जुड़वा अभाज्य बोलेंगे कि नहीं, इट इज जुड़वा, इट इज ट्विन प्राइम और नॉट, यस, बिकॉज दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है, 2 का है, दोनों प्राइम भी है, दोनों के बीच का अंतर 2 का है। ये अगर ट्विन प्राइम है तो क्या एक को प्राइम नहीं है, बोलो है कि नहीं है, आप कहोगे यस है, यस है। इसका अर्थ क्या बनकर आता है कि जितने भी ट्विन प्राइम होते हैं, जितने भी जुड़वा अभाज्य होते हैं, उस सब के सब सहअभाज्य भी होते हैं। आप इसको लिखिए अपनी कॉपी में, मैं लिख रहा हूं नोट यहां पर, क्या लिख रहा हूं ध्यान से देखिएगा, सभी जुड़वा अभाज्य, सभी जुड़वा अभाज्य सहअभाज्य भी होते हैं, सभी जुड़वा अभाज्य सहअभाज्य भी होते हैं। इसको नोट करिए, पहला पॉइंट मैंने कहा सभी जुड़वा अभाज्य सहअभाज्य भी होते हैं। लेकिन सोचिए, आपने जब क्या पढ़ा था पता है, जब आपने सहअभाज्य पढ़ा था तो आपने बहुत वैरायटी के पेयर्स बनाए, जैसे हमने 9 और 25 को बनाया, ठीक है, 9 और 25 को बनाया, हमने 13 और 15 को बना लिया, 13 और 15 को, ठीक। चलिए 13 15 या ऐसे कोई नंबर आप सोचे, जैसे 13 19 है, सोचिए ऐसे मैंने ऐसे बना लिया, और भी बना लीजिए, जैसे और भी डिफरेंट डिफरेंट आप किसी को बना सकते हैं। सोचिए, पहले बताओ ये क्या रिलेटिव प्राइम को प्राइम है कि नहीं, यस है। लेकिन क्या ये दोनों ट्विन प्राइम होंगे, नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे, इसलिए क्योंकि ट्विन प्राइम की अलग डिमांड होती है। तो मैं कह सकता हूं सभी जुड़वा अभाज्य तो सहअभाज्य होते हैं, लेकिन यहीं पर एक नोट और बनेगा, लेकिन उसी के आगे बढ़ा सकते हैं आप लोग, लेकिन सभी सहअभाज्य जुड़वा अभाज्य नहीं होते हैं, जुड़वा अभाज्य नहीं होते हैं, सभी सहअभाज्य जुड़वा अभाज्य नहीं होते हैं। ध्यान दीजिएगा, सभी जुड़वा अभाज्य तो सहअभाज्य होते हैं, लेकिन सभी जुड़वा अभाज्य तो सहअभाज्य होते हैं, लेकिन सभी सहअभाज्य जुड़वा अभाज्य नहीं होते हैं। इस बात को क्लियरली समझिएगा, इस बात का कॉन्सेप्ट क्लियर करिएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा, एक बार अच्छे से क्लियर करिए जी। बहुत धन्यवाद आशीष, बढ़िया से पढ़िए आप लोग। समझ में आई ये बात कि नहीं, एक बार थोड़ा हमें कमेंट करके बताइए। अगर यहां तक कंफर्म हुआ हो तभी मैं कुछ आगे सोचूं, आगे की तरफ बढ़ूं। एक बार जल्दी सभी लोग कंफर्म कर दीजिए अबाउट दिस कॉन्सेप्ट। इसके बारे में आप लोग क्लियर बताओ कि आपको अब समझ में आ गया कि को प्राइम क्या होता है, ट्विन प्राइम क्या होता है, रिलेटिव प्राइम क्या होता है। इसको थोड़ा सा स्पष्ट कर दें, आपस में उनके रिलेशंस क्या होते हैं, कब सभी ट्विन प्राइम आपके जो है, क्या सभी ट्विन प्राइम आपके रिलेटिव प्राइम होते हैं या को प्राइम होते हैं, क्या सभी को प्राइम ट्विन प्राइम होते हैं, ये सब बातें आपको एकदम क्लियरली समझना चाहिए। बोलो समझ में आ गई बातें, ओके। अगर सही से सीरियसली किसी ने देखा होगा तो जरूर समझ में आया होगा, इसमें कोई दिक्कत की बात तो नहीं होना चाहिए। अब थोड़ा सा मैं आपको कुछ और बातें बताना चाहता हूं, लिख लीजिए हेडिंग सब लोग अपनी कॉपी में, अबाउट इवन एंड ऑड नंबर, अबाउट इवन एंड ऑड नंबर, अर्थात सम तथा विषम संख्या के बारे में, विषम संख्या के बारे में।
हाँ, सम और विषम संख्या के बारे में हम बात करने जा रहे हैं, अबाउट इवन एंड ऑड नंबर। ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। कोई संख्या सम कब होती है? जी जी, अभी क्लियर हो गया ना? वेरी गुड। अभी ध्यान से देखिएगा जी। हाँ, मेरी बात को समझिए जो मैं बता रहा हूं। इवन नंबर क्या होता है बताइए? इवन नंबर सबको क्लियर है? इवन नंबर, सम संख्या किसको कहते हैं? सम संख्या ऐसी संख्याएं जिसके अंत में जो इंडेड विथ, मतलब जिनके अंत में क्या आता है? अंत में 0, 2, 4, 6 या 8 आता है, वो संख्याएं क्या होती हैं? सम संख्या होती हैं। अब आता है दूसरे बारे में, ऑड नंबर। नोट करिए, ऑड नंबर, इसे हम लोग विषम संख्या कहते हैं। विषम संख्या, ध्यान से सुनते जाइए कि बहुत बातें इसमें है जो जानने की जरूरत है आपको। विषम संख्या, अब हम कह दें कि इट इज इंडेड विथ, इनके अंत में 1, 3, 5, 7 या 9 आता है। ऐसी संख्याएं हैं जिनके अंत में 1, 3, 5, 7 या 9 आता है, वो सब की सब क्या होती हैं? विषम संख्या होती हैं। आगे बढ़ रहा हूं, इसी को पॉइंट करते हुए चल रहा हूं। देखिएगा, पॉइंट करिएगा। पहला, सम तथा विषम संख्याएं, सम तथा विषम संख्याएं पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों परिभाषित की जा सकती हैं ना, परिभाषित की जा सकती हैं। दरअसल सम का मतलब होता है 2 से कटना, और कटना नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों से डिफाइंड हो सकता है। इसलिए याद रखिएगा, सम विषम संख्याओं को हम धनात्मक और ऋणात्मक दोनों रूप में कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, दोनों की बात कर दिया। दूसरी बात समझिएगा, सभी सम संख्याएं 2 से विभाज्य होती हैं। सभी सम संख्याएं 2 से विभाज्य होती हैं, 2 से कटती हैं, जबकि सभी विषम संख्याएं जबकि सभी विषम संख्याएं 2 से विभाज्य नहीं होती हैं, 2 से विभाज्य नहीं होती हैं। इसको पॉइंट कर लीजिएगा। मैंने कहा सभी सम संख्याएं 2 से विभाज्य होती हैं, जबकि सभी विषम संख्याएं 2 से विभाज्य नहीं होती हैं। इस बात को एकदम क्लियर करिएगा। अगला पॉइंट देखिएगा, समझिएगा ध्यान से, समझिएगा। मैंने कहा सभी सम संख्याएं 2 से विभाज्य होती हैं, जबकि सभी विषम संख्याएं 2 से विभाज्य नहीं होती हैं। फिर अगला देखिए, 0 भी एक सम संख्या है, 0 भी एक सम संख्या होती है। अगर आपको कभी 0 को डिफाइन करना है तो 0 के बारे में बताइए, वह भी एक सम संख्या है। 0 को आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं, लेकिन काउंटिंग सम हमेशा, गणनात्मक सम हमेशा 2 से काउंट किया जाएगा। जब आपको काउंट करना है कि काउंटिंग में बताओ, गणना में बताओ, बाई नेचर अलग बात है कि 0 भी है, -2 भी है, -4 भी है, सब नेचर में है। बट जब गणना होगी, काउंटिंग होगी, 2 से शुरू किया जाएगा। जब आप औसत पढ़ेंगे तो आपसे जब पूछा जाएगा कि पहली 5 सम संख्याओं का औसत बताओ, तो आपको 2 से काउंट करना होगा, 0 से नहीं काउंट करना है। इस बात को समझिएगा। ठीक है, चौथा देखिएगा, अगर जैसे मैंने कहा कि n एक प्राकृतिक संख्याओं का समूह है, n एक प्राकृतिक संख्याओं का समूह है, प्राकृतिक संख्याओं का समूह है, ठीक है, समूह है। अगर n एक प्राकृतिक सब जानते हैं, नेचुरल नंबर होते हैं जो कि 1, 2, 3, 4 सो ऐसे ही होते हैं। तो जो सम संख्या और विषम संख्या होती हैं, देखिए ध्यान से, तो सम संख्या क्या होगी पता है? हमेशा 2n होगी। सम संख्या हमेशा 2n होगी। 2 को n से गुणा कर दे, 2n हो गई। और विषम संख्या क्या होगा वो भी ध्यान दीजिएगा। विषम संख्या 2n ± 1 होगी। मतलब विषम संख्या जो होगी वो 2n मतलब 2 से n को गुणा करने पर जो प्राप्त मान होगा उसमें या तो एक ज्यादा होगी या तो एक उससे कम होगी। इसको नोट करिए, समझिएगा। अगर n कोई प्राकृतिक संख्याओं का समूह है
1 2 3 4 5 से 7 8 ऐसे बढ़ते चले गए सपोज करिए। तो आपको मैं जो बता रहा हूं उसको समझिएगा। आप 2 से गुणा कर दो n को तो सम संख्या बन जाएगी। कोई भी संख्या ले लीजिए, आप उसको 2 से गुणा कर दीजिए, वह सम संख्या बन गई। अब उसमें एक जोड़ दो, एक घटा दो, यू गेट ऑड नंबर, आपको विषम संख्या प्राप्त हो जाएगी, मिल जाएगी। समझ में आई बातें? यस। अब अगला 5वां पॉइंट देखिएगा। मैंने आपसे कहा अगर हम 2 सम संख्याओं को जोड़ दें, सम प्लस सम, मतलब हिंदी में लिख लीजिएगा नहीं तो डाउट होगा, सम प्लस सम, 2 सम संख्याओं को जोड़ दिया तो आपको हमेशा एक सम संख्या ही मिलेगी। क्या मिलेगी भाई? आपको हमेशा एक सम संख्या ही मिलेगी। मतलब 2 सम संख्याओं का जोड़ हमेशा एक सम संख्या होती है, इस बात को समझिएगा। फिर सोचिएगा 2 विषम संख्याएं भी अगर आप जोड़ेंगे ना, ओ मतलब ऑड, तो भी आपको सम संख्या ही प्राप्त होगी। मैंने कहा अगर हम विषम को विषम से जोड़ते हैं, विषम प्लस विषम करते हैं भैया, तब भी आपको सम संख्या ही मिलती है। मतलब दोनों संख्याओं के नेचर अगर एक हैं, चाहे दोनों सम है चाहे दोनों विषम है, आप उनको जोड़ेंगे तो हमेशा आपको एक सम संख्या ही प्राप्त होगी। हाँ, अगर एक ऑड को एक इवन के साथ जोड़ते हैं, इवन प्लस ऑड करते हैं, तो हमेशा ऑड मिलेगा। मतलब अगर एक सम है प्लस दूसरा विषम है, एक सम है दूसरा विषम है, तो हमेशा आपको विषम संख्या ही मिलेगी। क्या मिलेगी? विषम संख्या। सम को विषम के साथ जोड़ेंगे तो हमेशा एक विषम संख्या ही मिलेगी। यस, कि 0 आपका सम भी होता है, पूर्णांक भी होता है, पूर्ण भी होता है, 0 रैशनल भी होता है, 0 वास्तविक भी होता है, 0 कॉम्प्लेक्स भी होता है। 0 का ही तो अगर देखा जाए तो 0 का ही तो क्रेज है। अब फिर सुनिएगा, अगर हम इसका अगला पार्ट देखिएगा, छठा, अगर हमने किसी सम संख्या का गुणा किसी भी नंबर के साथ कर दिया, मतलब सम संख्या का गुणा किसी भी संख्या के साथ होगा, इफ इवन इज मल्टीप्लाइड विथ एनी अनदर नंबर, तो जो आउटपुट होगा, जो रिजल्ट होगा, वो हमेशा इवन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इवन नंबर प्राप्त होगा। मेरी बात को समझिए। हमने कहा अगर कभी भी आप किसी सम संख्या का गुणा किसी भी संख्या से साथ करिए, चाहे सम के साथ करिए चाहे विषम के साथ करिए, मतलब सम संख्या का गुणा चाहे सम के साथ हो चाहे विषम के साथ हो, हमेशा सम संख्या ही प्राप्त होगी। क्या प्राप्त होगी? सम संख्या। यन मतलब हम लिख देते हैं जहां पर यन कोई भी संख्या हो, जहां यन कोई भी संख्या हो, कोई भी संख्या हो, चाहे वो सम हो चाहे विषम हो, अगर हम किसी सम संख्या का गुणा विषम के साथ या सम संख्या के साथ करें जी, तो वह हमेशा क्या होगा बताइए? वह हमेशा एक सम संख्या ही प्राप्त होगी। यहीं पर एक पॉइंट और मेंशन कर देता हूं जिससे कि ये पेज क्लियर हो जाए, यहां तक आपका फाइनली डन हो जाए। 7वां देखिएगा। हाँ, फिर इसके बाद एक नंबर और बताऊंगा और ये आपका टॉपिक लगभग इधर का पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। तो कल हम लोग इस पर एक प्रैक्टिस रखेंगे और उस प्रैक्टिस में आप सभी इन्वॉल्व होइए जिससे कि पूरा कवर हो जाए। 7वां नंबर देखिएगा ध्यान से क्या होता है। 7वां नंबर आप ऐसे लिख लीजिए, जैसे हमने कहा कि अगर हम किसी विषम का गुणा, ध्यान से देखिएगा भाई, विषम का गुणा अगर आप सम के साथ करेंगे तब तो आपको सम ही मिलेगा, लेकिन अगर विषम का गुणा विषम के साथ करेंगे तो आपको भाई विषम ही नंबर मिलेगा। इसको दिमाग में रखिएगा। विषम संख्या का गुणा अगर सम के साथ, भाई वो तो सम पहले ही बता चुका था, हमको किसी से गुणा कर दो हम सम हो जाएंगे, लेकिन अगर विषम का गुणा विषम के साथ करेंगे तो हमेशा विषम ही प्राप्त होगा। इसको दिमाग में रखिए। विषम सम से गुणा होगा तो सम तो होना तय ही था, लेकिन विषम का गुणा जब विषम से होगा तो विषम ही संख्या प्राप्त होगी। इसको आप लोग को रखना है दिमाग में। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा ना। चलिए एक और, चलिए इतना आपको कंफर्म हो गया होगा, आई होप आप सबको कोई डाउट नहीं होगा। एक और जानकारी रख लीजिए, उसको भी कंफर्म करिएगा। एक नंबर मैंने लिखवाया होगा परफेक्ट नंबर। परफेक्ट नंबर ध्यान से देखिएगा, इसे हिंदी में कहते हैं पूर्ण संख्या। ठीक है, पूर्ण संख्या। हालांकि पूर्ण संख्या एक और मैंने होल नंबर भी आपको बताया है। परफेक्ट नंबर देखो क्या होता है, कभी कभी पूछ लेता है परफेक्ट नंबर क्या है, इसको समझिएगा। हमने कहा अगर कोई संख्या n है, हालांकि ये जो टॉपिक होता है ना तब बहुत अच्छे से क्लियर होता है जब आपको फैक्टर पढ़ाया जाएगा। फैक्टर मतलब गुणनखंड, लेकिन फिर भी इतना जनरल तो हम जान ही लेते हैं कि इसका सेंस क्या है। कोई भी संख्या है, अगर उसके सभी गुणनखंड, मतलब सभी गुणनखंड लिए जाएं, उस संख्या के सभी गुणनखंड लिए जाएं और उनका योग किया जाए, सभी गुणनखंडों का क्या किया जाए? योग किया जाए। यदि यह योग बराबर है संख्या के, उसमें भी एक बात ध्यान, सभी गुणनखंडों में उस संख्या को छोड़कर अगर संख्या को लेकर करेंगे तो डबल हो जाएगा भाई, क्योंकि गुणनखंड में वो संख्या भी आती है।
संख्या को छोड़कर सभी गुणनखंडों का योग यदि संख्या के बराबर है तो वह संख्या क्या है पता है? वह संख्या एक परफेक्ट नंबर है। संख्या उस समय परफेक्ट नंबर है, पहचानने को आता है। इसके लिए मैं आपको बताऊं कि जब हम फैक्टर बताएंगे तो हम फैक्टर्स का सम करना बताएंगे आपको, वो ज्यादा क्लियर उस समय होगा। लेकिन अभी इतना जान लीजिए, जैसे हमारे पास एक नंबर है 6, 6 के फैक्टर सोचो कौन कौन है। सबसे पहला फैक्टर किसी संख्या का 1 होता है, पहला ही गुणनखंड हमने आपको बताया भी था प्राइम में, वह 1 से कटेगी, कितनी बार जाके 6। दूसरी संख्या 2 होगी, कितनी बार जाके 3। अब इस 6 को छोड़कर बाकी फैक्टर को जोड़िए, 2 1 3 3 6, 6 बराबर देखिए 6 के आया कि नहीं आया? यस। तो इसलिए जो 6 है ना, ये परफेक्ट नंबर है। ये 6 क्या है भैया? परफेक्ट नंबर है। ऐसे सारे नंबर नहीं होते, बहुत रेयरर होते हैं, बहुत कम होते हैं। जैसे 28 है, 28 देखिए इसका गुणनखंड पहला 1 से 28 बार, 2 से 14 बार, 2 से 14 बार, 4 से 7 बार, बस यही इतने फैक्टर हैं इसके। अब इन सारे फैक्टर्स को जोड़िए इसको छोड़कर, 2 1 3 3 4 7 7 7 14 14 14 28, 28 28 के बराबर हुआ। तो ये भी एक परफेक्ट नंबर है। परफेक्ट नंबर का मतलब क्या हो गया कि उसके सभी गुणनखंड अगर उसको छोड़कर जोड़ दिए जाएं और सभी मान अगर उस संख्या के बराबर है, तब तो सारे नंबर्स, वो नंबर दिया गया आपका परफेक्ट नंबर है। करेक्ट है? तो पहचानने को आता है ऐसा क्वेश्चन, तो आप लोग इसको समझ जाइएगा।